तो मेरे भाइयों, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर रिसोर्स की। तो वाटर ऑन अर्थ, व्हाट इज इट? कहता है 3/4 हिस्सा जो है ना हमारा अर्थ का, वो पानी से कवर्ड है। और कहता है सिर्फ छोटा सा ही हिस्सा, लेकिन फिर भी अब जैसे सोचो कि 100% हिस्से हैं, इसमें से 71% यानी कि 3/4 हिस्से, अगर 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्सा पानी पानी है। स्टिल हमें पानी, फ्रेश वाटर जो हम पीने वाला पानी होता है, उसकी कमी पड़ती है, विच वी कैन यूज, जो हम धोने के लिए, है ना, फार्मिंग करने के लिए या कुछ और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर जो पानी है ना वो समुद्रों में है। ठीक है ना। या तो, और वो पानी जो है ना समुद्र में, वो सॉल्टी है और वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे पास पड़ा तो है बहुत सारा, पर स्टिल वो हमारे यूजफुल नहीं है। अच्छा, जो फ्रेश वाटर है, जो हम थोड़ा जान लिए कि ये पानी हमारे पीने योग्य है, धोने योग्य है, फार्मिंग ये सब काम करने योग्य है, तो इनका सोर्स क्या है इन फ्रेश वाटर का, कहाँ से ये फ्रेश वाटर मिलता है? तो बोलता है फ्रेश वाटर जनरली जो है ना 2 सोर्सेज से आता है, या तो सरफेस का पानी हो गया या ग्राउंड वाटर हो गया। सरफेस के वाटर में जैसे नदी, तालाब, है ना, इन सब से मिल जाए, या रिजर्वर से जो कोई मिल जाए, ठीक है ना, जो रेनफॉल के द्वारा बनाया जाता है ना, इन जगहों से मिल जाए कि भाई वाटर, रेन वाटर था, स्टोर कर लिया, ये हो जाए। या फिर कोई तालाब का पानी हो जाए, लेक हो जाए आपका, है ना, या नदियों से पानी आ रहा हो, वो एक सोर्स है, सरफेस वाला सोर्स। और दूसरा है ग्राउंड वाटर, जो जमीन में आपका पानी होता है ना, वाटर जिसे आप स्टोर हुआ पड़ा होता है अर्थ के सरफेस में, जिसको आप कलेक्ट कर लेते हो, मान लो या तो रेन से ना, या फिर सॉइल से जो वाटर निकलता है ना, जब हमें पता है जमीनों में पानी होता है, तो ज्यादातर तो खारा पानी जनरली आप देखते हो ना, तो बर्मा लगा रखा होता है, नहीं तो नॉर्मल वाटर भी होता है हमारे सरफेस में। ठीक है ना। अच्छा देखो, जनरली बेसिक सी बात है, आप देख रहे हो पानी है ना, पानी बारिश बन के बरस रहा है, फिर वही पानी आप देखते हो वापस बादल बन जाते हैं, कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, और फिर प्रेसिपिटेशन, वापस से बारिश आ जाती है ना। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। खैर हमें तो ये नहीं पढ़ना, हमें तो मेन टॉपिक पे आना है, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो वाटर साइकिल जो हम इस बगल में चित्र देखे वही था। और वाटर जो होता है ना वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है अर्थ से एयर में और ओशन में। ठीक है ना। आपकी जो अर्थ है उसके बीच में हवाओं, और मतलब कहने का मतलब है आज बारिश बरस गई, बारिश बरस के वापस से पानी सूख के इवेपोरेट होकर भाप बन के बादल बन गया, फिर बारिश बरस गई, तो साइकिल चलता रहता है बेसिकली, है ना। बेसिक से अगर बात करें तो यही मूवमेंट को, जो आपका जो वाटर है वो लगातार अर्थ, एयर और ओशन में जो घूमता रहता है, उसी वाटर की मूवमेंट को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है ना। और इसके अंदर जैसे इवापोरेशन होता है, पानी भाप बनता है, वो प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन मतलब ऊपर पानी जो है वापस से गैस से लिक्विड बन जाता है, वो आपका कंडेंसेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन, बारिश होना बेटा। ठीक है ना। बाकी सरफेस का रन ऑफ हो जाना या फिर इनफिल्ट्रेशन हो जाना ग्राउंड के अंदर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है। तो ये सभी चीजें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल में होती हैं। ठीक है ना। बिकॉज ये साइकिल की वजह से पानी जो है ना फिर से रिन्यू होता रहता है, नया बनता रहता है और रिचार्ज होता रहता है एक तरीके से, है ना। पानी खत्म, रिचार्ज, है ना। जिस वजह से हम पानी को एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ऐसा रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद फिर से रिन्यू हो जाए, नया बन जाए। समझ रहे हो? और कुछ नहीं है बस इसमें। आगे चलते हैं। इसके बाद देन, अच्छा, अगर रिन्यू हो रहा है, फिर से पानी बन रहा है, तो फिर पानी की कमी क्यों है? फिर तो पानी की कमी रहनी नहीं चाहिए। तो कहता है अगर वाटर जो है ना वो, if water covers so much earth and is renewable, then why do many countries and region face water scarcity या shortage of usable water? तो अगर हमें पता है कि पानी रिन्यू हो जाता है, तो फिर भी बहुत सारे देश जो हैं या इलाके जो हैं वहां पानी की कमी क्यों पड़ती है? ठीक है ना, शॉर्टेज क्यों होते हैं यूजेबल वाटर? कहता है ज्यादातर जो अर्थ है ना, वो कहता है या तो वो ओशन है या समुद्र है। अर्थ में ज्यादातर जो पानी है वो ओशन में, समुद्र में है ना, जो सॉल्टी है, और वो आपका पीने के लिए और फार्मिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है ना। आपका सिर्फ फ्रेश वाटर ही आपको मिल सकता है, जिसको आप यूज कर सकते हो, पी सकते हो, और वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है टोटल वाटर के, है ना। फ्रेश वाटर भी ना बराबर बटा हुआ नहीं है, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर चलो कोई नहीं फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर ना पृथ्वी के हर इलाकों में या हर जगहों पर बराबर बटा हुआ नहीं होता। कुछ प्लेसेस में तो बहुत सारी बारिश होती है, भर भर के बढ़िया अच्छी खासी नदी है, और वहीं पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पानी का नाम भी नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो बहुत सारी जगह ऐसी जहां पानी को भर भर के ओवर यूज किया जाता है, फार्मिंग इंडस्ट्री, शहरों के लिए। और वहीं पे कहता है कि वाटर बॉडीज फिर हमें देखते हैं कि हम पॉल्यूटेड हो जाती है फैक्ट्रीज में, सीवेज में, या केमिकल्स मिला देते हैं,
जिस वजह से जो अमाउंट है ना क्लीन करने की वाटर की वो कम हो जाती है, पानी पहले से ज्यादा बेहतर साफ नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल्स पानी में नहीं डालने चाहिए, क्योंकि वो रिड्यूस जो है ना वो रिड्यूस होने लग जाता है, क्लीनिंग करना उतना अच्छा क्लीन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो आपसे कोई पूछे ना कि वाटर तो हमारे इतने ज्यादा है फिर भी कमी क्या है, तो पहले बोलना कि समुद्र का पानी ज्यादातर पाया जाता है, और समुद्र का पानी पाया जाता है दैट इज ओके। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें कि कुछ जगहों पे बराबर नहीं बटा हुआ, कुछ जगहों पे भर भर के बारिश होती है, अच्छा खासा नदी का सिस्टम है, बढ़िया है, वहां पानी ज्यादा है, लेकिन कुछ इलाकों में डेजर्ट जैसे इलाकों में पानी कम है, एक ये बोल सकते हैं। और दूसरा कि जहां ज्यादा है वहां लोग ओवर यूज करते हैं फिर, है ना। और फिर उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पानी है उसको फिर पोल्यूशन फैलाते हैं, फैक्ट्री, सीवेज, केमिकल्स, इन सबसे, तो इस वजह से पानी का जो क्लीन होना है वो भी कम होता जाता है। बाकी क्लाइमेट भी बदलता जा रहा है बेटा, डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है, तो इससे भी थोड़ा बहुत रेनफॉल और ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है ना। ये सारे कर मतलब हम थोड़े बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे भी। तो इससे फ्यूचर कंसर्न क्या है, तो एक्सपर्ट प्रेडिक्ट करते हैं दैट बाय 2025 तक, अब जनरली यही 2 बिलियन पीपल जो है ना वो ऐसे इलाके में रहेंगे जहां लगभग एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी है, लगभग ना के बराबर पानी है। इसका मतलब वो लोग अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, हम ऐसी सिचुएशन में भी आ जाएंगे। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम ला सकता है हेल्थ और एग्रीकल्चर में, हमारी रोजाना जिंदगी के अंदर। समरी क्या है जो भी अब तक हमने ऊपर पढ़ा कि अर्थ का सरफेस मोस्टली पानी से भरा हुआ है, लेकिन वो सारा पानी सॉल्टी है और फिर यूजेबल नहीं है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन वो हर जगह बराबर नहीं बटा पड़ा। उसके बाद वाटर रिन्यूएबल भी है, रिन्यू हो जाता है वाटर साइकिल की वजह से, लेकिन पॉल्यूशन और उसका भर भर के ओवर यूज करना और फिर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इस वजह से शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है ना। और 2025 तक बहुत सारे लोग स्कैर्सिटी फेस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर स्कैर्सिटी है, ये बात हम समझ चुके हैं, ऊपर जितना भी अब तक हमने पढ़ा उससे हमें ये समझ में आ गया कि वाटर स्कैर्सिटी है। वाटर स्कैर्सिटी क्यों है ये भी हम समझ चुके हैं। वाटर स्कैर्सिटी इसलिए है, पानी तो बहुत है लेकिन वो यूज नहीं कर सकते, फ्रेश वाटर नहीं है, और फ्रेश वाटर बराबर बटा नहीं है, और फिर बराबर बटा है तो वो वाटर साइकिल से वो ढंग से रिसाइकल नहीं हो पाता ना, रीयूज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ढंग से नहीं हो रही, क्योंकि वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। अब वाटर स्कैर्सिटी और क्या जरूरत रहती है वाटर को बचाने की और वाटर को मैनेज करना। देखो एक तो वाटर को बचाना, कंजर्व करना, और साइड बाय साइड मैनेज भी करना, दोनों चीज पे ध्यान देना चाहिए। और वाटर स्कैर्सिटी क्या है उस पर हम समझते हैं। स्कैर्सिटी का मतलब समझते हो? स्कैर्सिटी किसी भी चीज की कमी, शॉर्टेज होना, मतलब डिमांड ज्यादा है एंड उसकी सप्लाई कम है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई कम है, उसे स्कैर्सिटी कहते हैं। कहता है कि जो वाटर स्कैर्सिटी है वो डिफिकल्ट क्यों है इमेजिन करना, ठीक है ना। कहता है हमें पता है कि वाटर जो है ना वो अबेंडेंट है और रिन्यूएबल है, मतलब अच्छी खासी मात्रा में है और अबेंडेंट है ना, और रिन्यूएबल है। सो इसीलिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि पानी की शॉर्टेज है, क्योंकि हमें पता है कि भर भर के पानी है, फिर भी विश्वास करना मुश्किल है कि पानी की शॉर्टेज है। बोलता है जब भी हम सुनते हैं दैट वाटर स्कैर्सिटी वी यूजुअली थिंक ऑफ प्लेसेस विद वेरी लिटिल रेनफॉल और ड्रॉट्स, मतलब जब भी हम पढ़ते हैं कि पानी जो है ना उसकी कमी हो गई, तो यूजुअली हम ये सोचते हैं कि या तो वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल कम रही होगी या थोड़ा सा सूखा पड़ गया होगा ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेजर्ट लाइक राजस्थान, वो हमारे दिमाग में आता है। जब भी एक वुमेन कैरी करती है मटका, जैसे अर्थन पॉट कहते हैं, वो कलेक्ट करती है वाटर, बहुत दूर दूर से कलेक्ट करके लाती है। तो इसीलिए तो एक सवाल है छोटा सा कि इमेजिन करना क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज हमें पता है वर्ल्ड अर्थ में बहुत ज्यादा पानी है, और इसीलिए हम जब भी सोचते हैं कि कहीं पानी की कमी पड़ रही है तो हम सोचते हैं मन में सवाल कि पृथ्वी में 3/4 हिस्सा पानी भरा हुआ है और कम क्यों है। तो वो रीजन जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वो आप कह सकते हो। बाकी वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ना वो स्पेस और टाइम पे भी डिपेंड करती है, जगह पे और टाइम पे, स्पेस वाला स्पेस, ठीक है ना। तो जो अमाउंट है वाटर की वो अवेलेबल होती है अलग अलग जगह पे, वो डिपेंड करती है उसके सीजन्स पे और ईयरली रेनफॉल। मतलब देखो पानी किसी जगह पे अवेलेबल है वो डिपेंड करता है सीजन पे, क्या क्या सीजन्स आते हैं वहां पे, और दूसरा डिपेंड करता है कि उस पूरे साल में कितनी बारिश हुई है वहां पे, ठीक है ना। बट वाटर स्कैर्सिटी जो है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस की वजह से नहीं होती है। लेकिन कह रहे हैं कि जो अब आप कह रहे हो कि पानी में स्कैर्सिटी हो रही है, पानी कम है, कह रहा है सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि बारिश कम हुई है तो पानी की स्कैर्सिटी हो गई है, ऐसा नहीं होता। कहता है ये जनरली हमारे ओवर यूज से भी होता है, जो हम भर भर के इस्तेमाल करते हैं ना उससे भी होता है।
सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा ये है, जिस दिन हमारे घरों में पानी नहीं आता हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं पानी को। एक डब्बा घर से ज्यादा वेस्ट कर दो, कहते घर वाले पीछे मम्मी की चिल्लाते हुए आवाज आती है, होता नहीं होता, अरे ये क्या कर रहा है, पानी नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो मेनली सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं बारिश कम हो तो ही हमारा स्कैरसिटी वाला सिचुएशन होता है, ऐसा नहीं है। एक तो ये कारण भी होता है कि जो हम ओवर यूज कर रहे हैं, और फिर क्या होता है ना, डिमांड भी बढ़ती जा रही है ना, पॉइंट है, आबादी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो एक तो क्या है ना, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और ना फिर अनइक्वल एक्सेस नहीं है ना हर जगह पर। जैसे आप मोहल्लों की बात कर लो, कुछ कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां पर पानी नहीं आते, कुछ कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां पानी ज्यादा आते हैं, है ना, होता नहीं होता। बापा नगर में तो मैंने देखा, जैसे बापा नगर में लोग किराए पे मकान कहीं भी रहते हैं, तो ये दो तीन चीजों का बहुत है ना, कि भैया पानी अगर नहीं आ रहा, और आप ये भी देखोगे वहां रेट्स भी ज्यादा नहीं होंगे, ठीक ठाक लो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता है किराएदार मकान मालिक को भी कि यहाँ वाटर का प्रॉब्लम है, और बहुत से लोग जिनको लगता है कि ठीक है एडजस्ट कर लेंगे इस चीज से, तो वो ले भी लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसको लगे नहीं भाई वाटर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करना, तो आप हाई रेंट पे करते हो या चीजें ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ वाटर का रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल हो। तो दूसरा क्या है ना, अनइक्वल एक्सेस है, हर इंसान बराबर नहीं है। जैसे आप देखो, आपको पता है सऊदी में पानी बड़ा कम होता है, वहां पे जो गड्ढा खोदो तो तेल ही तेल निकलता है, ऐसा कहा जाता है, तो वहां पानी की कमी है ना, तो इसका मतलब अपना फिर अलग चीजें है ना। बाकी अनइक्वल एक्सेस है वाटर की, बाकी वो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी में अलग अलग बटा हुआ है पानी, है ना। बाकी जो वेर स्कैरसिटी है वो क्यों ऑकर होती है, तो देखो वाटर हमें पता है कहाँ कहाँ से आ सकता है, हमें पता है वाटर जो है ना वो बारिश से आ सकता है, या सरफेस रन ऑफ से आ सकता है, मतलब जो वाटर फ्लो करते हैं जमीन पे वो, ठीक है ना, या फिर बेटा ग्राउंड वाटर से आता है, जो ग्राउंड वाटर में स्टोर हुआ पड़ा हो वो, या तो कोई सरफेस का वाटर हो, है ना, जो फ्लो करते हैं जमीन पे, नदी टाइप मान लो ऐसा कुछ, या फिर रेनफॉल से आ रहा है, या ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है। कुछ प्लेसेस हैं जहां पर इनफ वाटर रिसोर्स होता है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां ये तीनों चीजें ना होती हो, मान लो प्रेसिपिटेशन भी ना हो, और मान लो सरफेस रन ऑफ हो, और ग्राउंड वाटर हो, जैसे सहारा डेजर्ट, तो वहां तो चलो प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया, लेकिन मिट्टियां भी तो होल्ड करके रखती है ना जमीनों में पानी को, तो वो भी तो इस वजह से हो सकता है कि खत्म हो गया वो पानी, है ना। चलो, अच्छा जो वाटर स्कैरसिटी है वो अगर पानी हो तब भी क्यों होती है, मतलब पानी है फिर भी वाटर जनरली है ना, दिल्ली में भी तो पानी है ही ना ठीक ठाक, फिर भी वाटर स्कैरसिटी है। तो एक तो कहता है कि बहुत सारी लार्ज सिटीज जो है ना उनके पास वाटर स्कैरसिटी होती है, ठीक है ना, भले ही उनके पास पानी हो फिर भी वाटर की कमी पड़ती है। ऐसा क्यों? एक तो आबादी बहुत बड़ा कारण है। मान लो आपके पास 2 बाल्टी और 5 जनों को नहलाना हो तो बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन 2 बाल्टी में एक ही जना नहाना हो तो, या 2 जने नहाने हो तो बढ़िया सही है आपके लिए, जिससे डिमांड बढ़ती है पानी की। और दूसरा कि मोर पीपल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग टू ग्रो इनफ फूड, है ना। और हमें पता है कि ज्यादा फूड उगाना है तो ज्यादातर ड्राई सीजन्स में अगर उगाना है तो फिर आपको ज्यादा पानी लगेगा सिंचाई के लिए, है ना। बाकी इरिगेटेड एग्रीकल्चर सबसे बड़ा यूज होता है वाटर का, है ना, तो सबसे ज्यादा यूज तो बेटा पानी का किसमें होता है, सिंचाई के लिए, है ना। तो फिर भैया हम इसको दूर कैसे करें ये वाटर स्कैरसिटी को, तो हमें या तो फार्मिंग मेथड चेंज करने पड़ेंगे पानी बचाने के लिए। जैसे मान लो हम कोई डेवलप करें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिसको पानी कम चाहिए हो, या फिर हम ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को यूज करें ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स, जहां पर ज्यादातर हम सिंचाई पर निर्भर ना हो, जहां पर पानी की ज्यादा जरूरत ना पड़ती हो। बाकी मेरे ख्याल से चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, है ना। तो चावल ज्यादातर ना वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, क्योंकि भर भर के बारिशें हो जाती हैं। बाकी जब जब बारिशों का मौसम होता है चावल की खेतियां उगती हैं। बाकी बहुत सारी टीवी एड जो है ना वो नए नए मॉडर्न मेथड दिखाती है पानी बचाने के, ठीक है ना। बाकी देखो एक सुंदर सा चित्र लग रहा है कि नहीं लग रहा सुंदर, देखो बताओ, नहीं लग रहा, लग रहा है ना, आ जाओ। तो ये सुंदर सा चित्र मैं आप सब लोगों के लिए लाया। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वाटर की स्कैरसिटी और उसके कारण क्या है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अर्बनाइजेशन। तो मतलब हम वाटर की स्कैरसिटी तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते आ रहे हैं, बहुत देर हो गई, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि वाटर की स्कैरसिटी क्या कारण क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, और लगभग हम ये चीज भी पढ़ते ही आ रहे हैं। तो मेजरली आप समझते चलो चीजें वही हैं, ठीक है ना, कि या तो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर शहरीकरण हमारा होता जा रहा है। फार्मर एंड ग्राउंड वाटर यूज, ठीक है ना, मतलब हमें पता है बहुत सारे फार्मर्स जो है ना आज के बाद उनके पास अपने खुद के कुएं या ट्यूबवेल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके फार्म्स में, ताकि वो पानी की सिंचाई कर सके। अच्छा वैसे आपने कभी गाँव जाते हो, आपने कभी महसूस करा है कि गाँव में पहले ज्यादा कुएं होते थे, अब धीरे धीरे कुएं खत्म होते जा रहे हैं?
तो एक तो क्या है, बहुत सारे फार्मर्स जो है ना उनके पास अपने खुद के कुएं हैं या ट्यूबवेल्स हैं जिससे वो ना सिंचाई करते हैं, जिससे उनकी ना क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ती है। लेकिन फिर हमें पता है वो भर भर के यूज करते हैं कुएं का, तो ग्राउंड वाटर लेवल है ना धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आपको बोलता है जो ग्राउंड वाटर कम होता जाता है उसका मतलब कम पानी अवेलेबल है फ्यूचर में, और इससे क्या होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी और फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि खाना किससे बन रहा है? खेती, खेती में पानी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आएगी है ना पानी से, है ना। तो इसके बाद बाकी एक एक कारण तो फार्मर का आया, ग्राउंड वाटर का जो यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बेटा ये देखो, है ना, शहरीकरण। आप एक चित्र देख रहे हो और फिर आप दूसरा चित्र देख रहे हो, है ना, तो शहरीकरण हो गया ना दूसरे में, है कि नहीं? देखो प्रॉपर सिस्टम बना दिया, और सेकंड फर्स्ट में देखो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है ना, मन कर रहा है कि नहीं कर रहा तैरने का यहाँ पे, है ना। आओ आगे आते हैं। बाकी बेटा जैसे हमारा देश आजाद हुआ है ना, तो हमें पता है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब फैक्ट्रियां लाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की गई है। बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी भी आई है इंडिया में, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी समझते हो? मल्टीनेशनल कंपनी जैसे मान लो मेरी एक एक कंपनी है इंडिया में है, और उसकी प्रोडक्शन या फिर मैं उसको कहीं और इंडिया से बाहर भी बेच रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एमएनसी, है ना। तो बोलता है कि इंडस्ट्रीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी यूज करती है अपनी प्रोडक्शन के लिए, चाहे फैक्ट्रियां हो चाहे खेत हो, जरूरी नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसके लिए फिर उन्हें पावर भी चाहिए, जो आती है उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है, जो प्लांट वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, है ना, जहाँ से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिजली अपना मतलब अपना खुद का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा रहे हैं, जिससे बिजली प्रोड्यूस हो रही है और उससे उनको ज्यादा से ज्यादा पावर मिल रही है। बाकी धीरे धीरे जो शहरीकरण भी बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो डिमांड भी ज्यादा हो रही है पानी की। और बहुत सारे जो अर्बन सोसाइटीज है ना, उनके अपने खुद के ग्राउंड वाटर पंप्स जो है ना वो दूर कर लेते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन उससे हमें पता है इससे वाटर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या जो शहरीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक तो फैक्ट्रियां खोलना और एक अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इन दोनों के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं वाटर की स्कैरसिटी पे। तो कितने सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए वाटर की स्कैरसिटी पे, कि वाटर क्यों स्कैर्स है, क्यों स्कैर्स है। एक तो रीजन है कि बहुत सारा ओशन का पानी है यूजेबल नहीं है, जो यूजेबल है उनके लिए भी ये हाल हो रहा है, ठीक है ना। हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है, अगर आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे पानी का, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका फार्म इंडस्ट्री शहर है उस पर एक हैवी प्रेशर आएगा फ्रेश वाटर रिसोर्स। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ाओगे, खेतों में, इंडस्ट्रियों में डिमांड बढ़ेगी पानी की, शहरों में डिमांड बढ़ेगी पानी की, जिससे मेरे भाइयों होगा क्या, हैवी प्रेशर पड़ेगा फ्रेश वाटर सबको चाहिए रहेगा। और इस वजह से बहुत सारे प्लेसेस हम देखेंगे कि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और पानी का सोर्स धीरे धीरे संसाधन खत्म होता जाएगा। बाकी वाटर रिसोर्स जो है ना वो धीरे धीरे फ्रेजाइल हो जाएगा, थक जाएगा और ओवर यूज हो जाएगा, जिस वजह से शॉर्टेज होने लग जाएगी मेरे भाइयों, ठीक है ना। बाकी एक शॉर्ट प्रपोजल रखा गया था पानी को बचाने के लिए, जो अटल भूजल योजना थी, अटल जल, ठीक है ना। अब ये क्या थी, ये आपकी बुक में, इसलिए पढ़ते हैं इसको। कहता है वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे इलाके हैं जहां पर स्कैरसिटी होती जा रही है धीरे धीरे, इसलिए ओवर यूज और वेस्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए पानी की कमी पड़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट जो थी उसका अटल भूजल योजना एक प्लान लाए, उसमें मकसद करा कि पानी को हम क्या करेंगे, एम करेंगे सेव वाटर, कैसे लोगों को हम एनकरेज करेंगे कि अपनी आदतें बदलें और पानी को वाइजली, तमीज से, लहजे से इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और कहता है कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे हम पानी बचा सकते हैं, जैसे क्या, यूज वाटर केयरफुली एट होम। घर में जो है जो टैप्स होते हैं, नल के होते हैं, उनको टर्न ऑफ करो जब यूज नहीं कर रहे हो। अगर कहीं लीकिंग हो रही है या टैप्स में तो पाइप्स में, तो उसको ठीक करो। टोकरी या बाल्टी का इस्तेमाल करो जो पाइप है उसके बजाय। प्लांट्स को जैसे आपको वाटरिंग करना हो ना, तो उसके लिए आपको कहता है कि यूज बकेट्स, पाइप जो है उनका इस्तेमाल ना करके आप बकेट्स का यूज करो, ठीक है ना। बाकी अगला दूसरा, एग्रीकल्चर में सेव करो। तो देखो पहला उन्होंने बोला कि घरों में बचाओ, दूसरा एग्रीकल्चर के अंदर पानी बचाओ। कैसे? ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर, आपको पता होंगे ड्रिप, आपने 8th क्लास की साइंस में देखे, पाइप लगे होते हैं खेतों में और फिर वो पानी छिड़क देते हैं ना। तो क्या होता है, एकदम से ना हम क्या करते हैं, पानी को पूरा कहीं से आ रहा है तो पानी पूरा बिखेर देते हैं खेतों में, है ना। तो वो ना करो, फ्लड इरिगेशन ना करो, है ना, पूरा पानी सिंचाई ना बाढ़ की टाइप, मतलब पूरा बहा देते हैं पानी को, तो वो ना करो। उसके बढ़िया ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम छिड़कने वाला ना, वो इस्तेमाल करो। बाकी ग्रो करो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप दैट नीड्स लेस वाटर, मतलब ऐसा आप खेती उगाओ, क्या कोशिश करो ऐसी खेती जहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत ना हो,
ठीक है ना। बाकी रेन वाटर को बचाओ, अगर बारिश इरिगेशन के लिए ना, जैसे आप सिंचाई के लिए पानी बचा लो, चलो पीने के लिए नहीं यूज कर सकते रेन वाटर को, पर इरिगेशन के लिए बचा लो, है ना। जैसे बारिश वारिश आ रही तो अपने छत पे एक ऐसा सिस्टम लगाओ, बारिश में जितना भी छत पे पानी आ रहा है वहां से एक पाइप जाए और नीचे कहीं पे भी आपके स्टोर हो जाए, एक बड़ा सा टंकी से बनवा लो। तीसरा, रिसाइकल और रीयूज करो पानी को, मतलब जो भी लेफ्ट ओवर वाटर है वाटरिंग करने के लिए प्लांट्स को या क्लीनिंग के लिए, उसको ट्रीट करो एज अ रीयूज वेस्ट वाटर वेयर इज पॉसिबल, है ना। जैसे जापान में आपने सुना होगा कि हाथ वाथ धोया और फिर वो नीचे जाता है और फिर वो फ्लशिंग के लिए यूज हो जाता है सारा पानी, जो भी आप हाथ वाथ धो रहे हो, है ना, तो वो बाद में फ्लशिंग के लिए यूज हो जाता है। जैसे आपने नहाए वाए तो पूरा हो गया, तो वो फ्लशिंग के लिए यूज हो जाता है फिर से। तो यहाँ ऐसा नहीं बोला उन्होंने, लेकिन वो बोला कि जो भी ऐसा पानी है जिसका भी कोई यूज नहीं है, वेस्ट है, तो उस पानी को यूज कर लो आप किस चीज के लिए, जहां पर भी रीयूज कर सको। अगर आप कोई भी साफ सफाई भी नहीं, कहीं कूड़ा वूड़ा हटाना हो, कुछ भी, वहां यूज कर लो। और अवेयरनेस फैलाओ अपनी कम्युनिटी में, मतलब लोगों को एजुकेट करो कि पानी बचाएं, ठीक है ना। और पार्टिसिपेट करो लोकल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में, मतलब कुछ लोकल वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाने के लिए कोई प्रोग्राम चलाए गए हो, उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करो। बाकी गवर्नमेंट के प्रोग्राम को सपोर्ट करो, है ना। जैसे अटल भूजल योजना जो थी, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें करें। बाकी बेटा कि वाटर की स्केर्सिटी की अगर हम बात करें, ड्यू टू वाटर क्वालिटी एंड द जल जीवन मिशन, तो एक और जल जीवन मिशन है, उस टाइम पे वाटर स्केर्सिटी या वाटर की क्वालिटी की अगर हम बात करें, बोलता है सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं प्रॉब्लम, क्वालिटी पे भी प्रॉब्लम है। अभी तो हम ये समझ रहे हैं पानी कम है क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन क्वालिटी की भी तो प्रॉब्लम है। दिल्ली में तो है ही प्रॉब्लम बहुत बड़ी। आप कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जैसे मान लो मोटर चलाई, तो मोटर चलाने के कम से कम 5 से 10 मिनट तक तो आप पानी भर ही नहीं सकते, वो बहुत ही गंदा पानी आता है, नाले जैसा पानी आता है, बिल्कुल पीला पीला सा। तो आप 10 मिनट बाद थोड़ा पानी साफ होने लगता है, फिर आप क्या करते हो, उसको भरना शुरू करते हो। नहीं तो कभी कभी किसी दिन इतना बुरा सीन होता है कि पानी गंदा आता है पूरे पूरे दिन, आपको वो गंदा पानी स्टोर करना पड़ता है। पर क्या करें, अब देख रहे हैं कि 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, पानी गंदा ही आया जा रहा तो क्या करते हैं कि चलो कोई नहीं, अब नहाने के लिए तो एक रख लेंगे या कर लेंगे यूज, क्या करें अब, है ना। तो पॉइंट है कि है प्रॉब्लम। देखो सर, कहता है अब तक हम लोग वाटर की स्कैर्सिटी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इनफ वाटर नहीं है, अब तक हम ये पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि इनफ वाटर तो है, लेकिन लोग स्कैर्सिटी महसूस कर रहे हैं क्योंकि पानी पॉल्यूटेड है या अनसेफ है इस्तेमाल करने के लिए। और पॉल्यूशन क्यों हो जाता है, पॉल्यूशन देखो पानी में जनरली वही डोमेस्टिक वेस्ट होता है, कि जो सीवेज और गार्बेज होता है हमारे घर से जाता है तो वो पानी में मिल जाता है, तो वो गंदगी फैलाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल या हार्मफुल सब्सटेंस फैक्ट्री से निकलते हैं वो। दूसरा, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर हम फार्मिंग में जब यूज करते हैं तो वो आगे जाके नदियों में जब फ्लोट कराते हैं तो फिर वहां से चीजें आती हैं। बाकी जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट समझते हैं पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन को फैला रहे हैं, है ना, तब हजार्डस बनाते हैं, मेक द वाटर हजार्डस, किस चीज के लिए मुश्किल बना रहे हैं, किसके लिए, ड्रिंकिंग और डेली यूज के लिए। बाकी देखो जल जीवन मिशन भी आया था, गवर्नमेंट के एफर्ट आए इस पे, ठीक है ना। जल जीवन मिशन के ऊपर बात करते हैं, गवर्नमेंट का क्या एफर्ट रहा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा जल जीवन मिशन, जिसमें वो वाटर की क्वालिटी, तो बेटा जब भी क्वांटिटी की बात हो जाए तो वो ऊपर वाला अटल भूजल योजना, और ये अपना फिर अगला है ना। तो ये क्वालिटी पे बात हो रही है यहाँ पे जल जीवन मिशन में, ताकि हम अपनी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, खास करके गांव के इलाकों में। और मेन मकसद यही था कि हर जो गांव का हाउस होल्ड है उसको सेफ और क्लीन पाइपलाइन में से वाटर सप्लाई मिले। और मकसद यही था कि एटलीस्ट 55 लीटर जो है ना वो पोर्टेबल यानी कि सेफ पानी मिले पर पर्सन पर डे ड्रिंक करने के लिए, रेगुलरली और लंबे समय तक ये टारगेट बनाया गया। बाकी इससे हेल्थ अच्छी होगी इंसान की, और जो पानी है वो, उससे पानी रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं गंदे पानी से, वो दूर होंगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करेगी, ठीक है ना। चलो, बाकी पानी को बचाना और मैनेजमेंट करना क्यों क्रूशियल है, क्यों इतना ज्यादा क्रूशियल है, जिसपे हम बात कर रहे हैं। कह रहे देखो पानी आप बचाओगे वो क्रूशियल इसलिए है क्योंकि एक तो आपने जो हेल्थ पे आपका फर्क पड़ता है पॉल्यूटेड वाटर से, वो बचोगे। दूसरा, जो फूड सिक्योरिटी है वो आएगी, जब पानी बचा रहेगा तो प्रोडक्शन ठीक ठाक होगी, और प्रोडक्शन ठीक ठाक होगी तो खाना टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ घर में वाले खाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, खेती वाले खाने के लिए भी बात कर रहा हूं मैं। बाकी इससे आपका लाइवलीहुड्स या प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है ना वो हमारी सारी पानी पे डिपेंड करती है, तो वो सस्टेन करेगी। बाकी हमारा जो डैमेज है वो बचेगा, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम में नदी तालाब फॉरेस्ट में जो डैमेज हो रहा है ना धीरे धीरे इकोसिस्टम में, वो बचता रहेगा। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब वो पेड़ पौधे मान लो,
या जानवर जो नदियों में तालाबों में रह रहे हैं उनकी जिंदगी बच रहेंगे, इकोसिस्टम बढ़िया रहेगा। समझ रहे हो ना। बाकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो यूज करना बहुत ज्यादा और पुअर मैनेजमेंट है पानी के रिसोर्स का, उससे इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकते हैं और हमारा जो है एनवायरमेंट और ह्यूमन लाइफ पे खतरा पड़ सकता है। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है। तो सवाल उठा कि क्यों बचाना जरूरी है, ये अच्छा टॉपिक है, इससे सवाल आएंगे तो बता देना। ठीक है ना। बाकी बेटा कहता है तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या हम इसमें कैसे, मतलब प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हम पानी को बचाने की ही बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पानी को बचाने की बात की गई है। हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, मतलब हम लोग पानी को कैसे बचाते हैं, कंजर्व करते हैं। कहता है ह्यूमंस जो है ना वो तरीका ढूंढ रहे हैं पानी को बचाना और एफिशिएंटली यूज करना पुराने ही समय से, एंशिएंट टाइम से। आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी यही दिखाया है कि इंडिया के पास एक लंबा इतिहास रहा है जहां पर वाटर का स्टोरेज और इरिगेशन स्ट्रक्चर बना रहा था। और वो पहले से ही क्यों बनता आया था, वो इसलिए बनता आया था, एक तो इरिगेशन के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए और वाटर को स्टोर करने के लिए, ड्रिंकिंग या बाकी पर्पस के लिए। तो देखो, तो हम ये समझते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो इंडिया का इतिहास है उसमें पानी का बचाव कोई आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से होता जा रहा है। तो पहले एक सिस्टम चलता था जिसे कहते थे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। एंशिएंट इंडिया में, हमारे पुराने इंडिया में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर चलता था। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या है, ये मैन मेड कंस्ट्रक्शन है पानी को बचाने के लिए। ठीक है ना। फर्स्ट सेंचुरी जो थी हमारी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो है उसकी पहली सदी की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट जो था हमारा, उसमें श्रृंगवेरपुरा, ठीक है ना, जो इलाहाबाद के पास का इलाका है, वहां पे एक एडवांस वाटर को हार्वेस्ट करने का एक सिस्टम बनाया गया और उसको चैनलाइज करा गया, द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा फॉर यूज। तो देखो कैसे जो फ्लड वाटर आता था ना गंगा रिवर का, उससे यूज करने के लिए उसको चैनलाइज करा। और टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये कब बनाया गया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य देश में राज करते थे, मतलब एंशिएंट मौर्यन एम्पायर चलता था ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब देश में राज करते थे तब उस टाइम पे ये एक बढ़िया सिस्टम बनाया गया था जिसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और श्रृंगवेरापुरा में बनाया गया था इलाहाबाद के पास। और वो एक एडवांस सिस्टम था वाटर हार्वेस्ट करने का, थोड़ा इस तरीके से, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हम चैनल्स बना रहे हैं अलग अलग फ्लड वाटर गंगा नदी के, जो गंगा नदी से बाढ़ के अलग अलग पानी आ रहे हैं ना, उसको अलग से चैनलाइज करा जा रहा है अलग अलग जगहों पे। बाकी इसको एक्सटेंसिव बिल्डिंग बनाई गई, डैम्स, लेक्स और इरिगेशन के सिस्टम बनाए गए। ठीक है ना, कुछ अलग अलग बिल्डिंग और डैम्स बनाए गए। ठीक है ना। बाकी और कहाँ कहाँ बनाए गए तो वो सारे हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में भी होंगे बेटे सारे। तो कलिंगा उड़ीसा, उड़ीसा में कलिंगा जगह है जहाँ पे एविडेंस है सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क के। तो आपको सब नाम याद रखने की कहाँ कहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में बनाए गए हैं, कुछ चीजें करी गई हैं। तो कुछ इरिगेशन वर्क के एविडेंस है, ठीक है ना। एक है नागार्जुन कोंडा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में, जहां पर एक वेल प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम बनाया गया था एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ भी इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। बेन्नूर कर्नाटका और कोल्हापुर महाराष्ट्र, यहाँ पर भी इरिगेशन के वर्क करे गए थे जहां पर पानी को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके। बाकी 11वीं शताब्दी में भोपाल लेक मध्य प्रदेश के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था। ये आर्टिफिशियल खुद से लेक बनाया गया था, नेचुरली नहीं बना हुआ था। बाकी 14वीं सेंचुरी में दिल्ली में हौज खास टैंक जो है इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश जानते हो इल्तुतमिश के बारे में? इल्तुतमिश वो थे जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार बनवाना जिन्हें शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और जिन्होंने आगे कंटिन्यू जिसके पूरी मरम्मत मतलब स्टार्ट करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही स्लेव थे, यानी कि ऐसा समझ लो बेटी का हस्बैंड इल्तुतमिश, जिसने वो बनाया था, क्या कहते हैं, कुतुब मीनार। और इनकी बेटी रजिया सुल्तान, तो अब आप जान गए होंगे रजिया सुल्तान का इतिहास, है ना। की पॉइंट पे अगर हम बात करें तो एंशिएंट इंडिया में हम देखते आ रहे हैं कि पानी से भी ऐसे नहीं कि अभी से ही बचा रहे हैं, बहुत पहले से एक बढ़िया सिस्टम चल रहा था पानी बचाने का, है ना। लोकल टेक्निक्स या फिर मटेरियल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। और मॉडर्न इंडिया ने धीरे धीरे फिर इस चीज को बांध बना के, रिजर्वर बना के आगे कंटिन्यू रखा। ठीक है बेटा। बाकी देखो एक और सुंदर चित्र, है ना। ये सुंदर चित्र तो मैं खैर मेरे ख्याल से ये वाला देखो, ये ठीक है ना, ये मेन चित्र है जिसे सरदार सरोवर डैम कहते हैं, नर्मदा नदी पे है ये। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे खैर अभी आगे आके। फिलहाल आप इस वाले चित्र पे फोकस करिए। चित्र मतलब क्या आपको कह रहा है कि डैम्स क्या होते हैं। अब आप समझ चुके हो एंशिएंट हिस्ट्री में पुराने कुछ तरीके अपनाए गए थे, हाइड्रोलिकल अपने अपने अलग तरीके एंशिएंट हिस्ट्री में, और कहाँ कहाँ अपनाए थे वो नाम याद कर लेना।
और मॉडर्न इंडिया में जब देश में आजाद हुआ, सब चीजें ठीक हुई, तब जाके बेटा हमने किस चीज पे फोकस करना शुरू करा, डैम्स पे ज्यादातर, डैम और रिजर्वर बनाओ। तो बेटा डैम्स और उनके क्या रोल है पानी बचाने में, तो सबसे पहला समझते हैं डैम होता क्या है बेटा। तो डैम हमें पता है एक बैरियर होता है जो नदी के पास लगाया जाता है, जो नदी की स्ट्रीम बहाव को या तो रोकता है या कंट्रोल करता है, पानी के बहाव को। पुराने जमाने में डैम जो थे ना, वो पानी को स्टोर करने के लिए यूज होते थे, है ना, और उसको फिर आगे जाके इरिगेशन या सिंचाई के लिए कर दिया जाता था। इसीलिए स्टोर वाटर जो है डैम के अंदर, उसे रिजर्वर कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी होता भी क्या था ना बेटा, पुराने जमाने में क्या करते थे, यहीं से ना एक और नहर निकाल देते थे कभी कभी, ठीक है, ताकि पड़ोस के गांव या थोड़ा आगे आगे जाके पानी और मिले। लेकिन ये तो बेटा पुराने जमाने में यूज होता था। पुराने जमाने में जनरली क्या, पानी स्टोर करा रिवर वाटर या रेन वाटर, तो उसको ये है ना बाद में जाके वो इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे यूज है। इरिगेशन एक छोटा सा यूज रह गया है जो कि मेन है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आज के टाइम पे जो मॉडर्न यूज है ना डैम्स का, वो मल्टीपर्पज है बेटा, बहुत सारे तरीकों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो इरिगेशन हो गया, बिजली बनाने के लिए है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ध्यान रखना बेटा। तीसरा वाटर को सप्लाई करना, इससे क्या होता है कभी कभी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज में भी बगल में पानी नहरों के लिए डाल दिया जाता है। बाकी बाढ़ रोकने के लिए भी होता है बेटा। उसके बाद रिक्रिएशन करने के लिए, मतलब टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स बनाने के लिए ना, बहुत से लोग जाते हैं, जैसे बाहर बांध देखने जाते हैं, चाइना में बहुत बड़ा बांध है, ये सब देखते हैं लोग, है ना। बाकी बेटा इनलैंड नेविगेशन, मतलब रिजर्वर का इस्तेमाल करते हैं नहरों के लिए, ट्रांसपोर्ट होता है ना, नहरें निकाल देते हैं बगल बगल से। बाकी फिश ब्रीडिंग करने के लिए, कभी कभी कुछ एनवायरमेंट बनाए जाते हैं फिशरीज के लिए, तो बांध उसके भी बनाए जाते हैं आज के टाइम पे। एग्जाम्पल क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, तो देखो एक है भाखरा नंगल डैम, आपने सुना होगा भाखरा नंगल डैम, जो सतलुज और बीज रिवर, ब्यास नदी और सतलुज नदी, ठीक है ना, इन नदियों के बेसिन के पास बनाया गया है, ये दो नदियों के पास। बाकी ये जो है एक तो इरिगेशन सिंचाई के लिए और बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। बाकी बेटा एक है हीराकुंड डैम, महानदी, जो आपको पता होगा हीराकुंड डैम वहां बनाया गया। महानदी मेरे ख्याल से उड़ीसा में जाके फ्लो करती है, बहती है। तो हीराकुंड डैम बेटा महानदी है ना, ये कंबाइन करता है, वाटर को कंजर्व करता है और फ्लड को बचाता है, यानी कि पानी आ रहा है तो वो वाटर को बचा के भी रखता है और फ्लड को कंट्रोल भी करता है। बाकी इनकी इंपॉर्टेंस क्या रही है आजादी के बाद, तो देखो आजादी के बाद क्या है ना कि इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे जिससे उन्होंने वाटर का जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको इंटीग्रेट करा है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें हम एज अ टूल देखते हैं अचीव करने के लिए, क्या क्या मतलब जो हमने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए, इनमें मैनेजमेंट करी, तो क्या मकसद रहा हमारा, एक तो एग्रीकल्चर में विकास लाना, दूसरा इंडस्ट्री में विकास लाना, और तीसरा अर्बन शहरीकरण में प्रोग्रेस लाना। बाकी जवाहरलाल नेहरू ने इन डैम्स को कहा गया था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का ये टेम्पल है, बिकॉज इनको सिंबलाइज करा गया था मॉडर्नाइजेशन कैसे, कि भैया इससे खेती होती है, खेती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बेटा जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे। रूरल गांव में इकोनॉमी बढ़ेगी, पानी अच्छे से रहेगा तो। इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होगा क्योंकि फैक्ट्रियां जब भी तो खुलेंगी जब पानी होगा, और शहरी विकास भी बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। समरी क्या है बेटा, डैम स्टोर करता है पानी बहुत सारे मकसद के लिए, हमने पढ़ लिया, और हमने कुछ एग्जांपल पढ़े, भाखरा नंगल डैम और हीराकुंड डैम, है ना। बाकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा कि कैसे कैसे हमारे जो डैम्स है वो अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो डैम के बारे में है। तो डैम हमें पता है बांध जिसे हिंदी में कहते हैं, ये एक तरीके का वॉल होता है, दीवार होती है या बैरियर मान लो, जो नदी के बहाव को रोकता है या कंट्रोल करता है या स्लो डाउन करता है पानी के बहने को, ठीक है। और ये एक रिजर्वर या रिजर्वॉयर बनाता है, मतलब एक लार्ज स्टोरेज एरिया बनाता है पानी के लिए, क्योंकि बांध अगर पानी रोकेगा तो स्टोरेज एरिया बन गया एक तरीके से, है ना। मतलब एक तरीके से ये एक लेक बना सकता है या वाटर पूल बना सकता है ना, एक, है ना। बाकी जो वर्ड डैम है इसका खुद का मतलब जो है वो रिजर्वॉयर है या रिजर्वर जिसे हम कहते हैं, नॉट जस्ट अ वॉल। तो डैम का मतलब एक तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि बांध है वो रोक रहा है, जबकि वो हमारे को स्टोरेज एरिया भी प्रोवाइड करके देता है, ठीक है ना, जिससे हम लेक, वाटर पूल ये सब कह सकते हैं कि बन रहा है। मोस्ट डैम्स हैव अ स्पेशल पार्ट कॉल्ड अ स्पिलवे और अ वियर, मतलब मोस्ट जितने भी डैम्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम स्पिलवे कहते हैं, वियर कहते हैं। this is where extra water can flow out either all the time or only when the water level is too high। तो कहता है कि जो ज्यादातर डैम है उनमें जो पार्ट कहलाता है ये स्पिलवे या वेयर, कहता है ये वो पार्ट है जहाँ पे एक्स्ट्रा पानी फ्लो आउट होता है, या तो ऑल द टाइम, हमेशा, या फिर जब वाटर का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है वहां पर वाटर फ्लो करता है। बाकी डैम को हम अलग अलग स्ट्रक्चर से अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक लिखा हुआ है टिम्बर डैम, जो
लकड़ी से बना हुआ होता है। एक होता है एम्बैंकमेंट डैम्स, जो सॉइल या सैंड या रॉक से, पहाड़ों से बना रखा होता है। एम्बैंकमेंट जनरली कहा भी जाता था रोकने के लिए, एक बांध होता है जो पत्थर मतलब पत्थरों से बांध रखा है एक तरीके से ना, पत्थरों से। बाकी एक मेसनरी डैम्स, जो स्टोन या कंक्रीट, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना स्टोन, उनसे बना रखा होता है, ठीक है ना। बाकी हाइट के, अगर ये तो देखो किस किस चीजों से बना है, ये तो उनके स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो गई। बाकी अगर आप हाइट के कंपैरिजन में देखोगे तो कुछ होते हैं जो हाइट में छोटे होते हैं, लो डैम। कुछ होते हैं मीडियम हाइट के डैम जिनका एवरेज साइज होता है। कुछ टॉल डैम्स भी होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे बड़े बड़े डैम्स हैं, मेजर डैम्स हैं, वो डिपेंड करते हैं साइज और कैपेसिटी के ऊपर कि कितना साइज नदी का है या कितना चाहिए पानी, उस तरीके से भी चीजें डिपेंड करती है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और लार्ज डैम्स में ना एक क्रिटिसिज्म आया है और प्रोटेस्ट हुए बहुत सारे कारणों की वजह से। क्यों? क्योंकि रिवर जो है ना उसको आप, नेचुरल फ्लो जो है ना उसको आप ब्लॉक कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो। तो लोग ना बोले कि जो नेचुरली चीजें जा रही हैं जाने दो, ठीक है ना। इस वजह से होता भी क्या है, जो आप देख रहे हो जनरली डैम हम बना रहे हैं, तो डैम से क्या कारण, कुछ नुकसान भी होते हैं क्या? जैसे हमने अभी तक फायदे समझ लिए कि क्यों हमारे को फायदा दे रहा है डैम। तो कहता है इससे ना पुअर सेडिमेंट फ्लो हो जाता है, मतलब लेस सैंड एंड सॉइल मूवमेंट डाउनस्ट्रीम। मतलब देखो जो सेडिमेंट का फ्लो होता है ना, आपको पता है मिट्टी जो फ्लो करती है जब कभी कभी पत्थरों का, जैसे आप हरिद्वार में जाते हो तो आपको पैरों में आती है ना मिट्टी महसूस, जो लोग कहते हैं अस्थियां होती हैं, पर वो अस्थियां नहीं होती, मिट्टी होती है, वो सेडिमेंट का फ्लो होता है। तो वो सेडिमेंट का फ्लो पुअर हो जाता है डैम की वजह से, क्योंकि वो बांध रोक रहा है ना उसे, ठीक है ना। या फिर उसका सैंड का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। दूसरा, या तो टू मच सेडिमेंट कलेक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर। अब जहां पानी स्टोर हो रहा है, अब आप खुद सोचो, पानी आगे तो जा नहीं रहा, सारा जो सैंड है वो वहीं स्टोर हो रहा है, तो ना आगे कम जा रहा है। तो दो चीज हो सकती है, आगे कम जा रहा हो सैंड, सेडिमेंट कम फ्लो हो रहा हो, और दूसरा कि यहीं पे ज्यादा स्टोर हो रहा हो, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो रिवर बेड होता है ना, जो हमारा नीचे क्या कहते हैं फ्लो, जो नदी का जमीन होता है, नदी का सरफेस होता है, जिसे हम रिवर बेड कहते हैं, वो ज्यादा रॉकी, और उससे जो होता है ना, एक और चीज, क्वालिटी ऑफ लिविंग स्पेस होता है ना फिश का या वाटर के एनिमल्स का, वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो दो नुकसान होते हैं। जैसे मान लो, जो एक तो हमारा रिवर बेड है, नदी का जो चादर है, जिस नीचे जमीन है, उसमें थोड़ा सा रॉकी हो जाता है, पहाड़ पत्थर टाइप हो जाता है, ठीक है ना चीजें। और जो लिविंग क्वालिटी होती है ना मछलियों के लिए, पानी के जानवरों के लिए, उसमें जीने के लिए नदियों में, वो जिंदगियां, ये चीजें कम हो जाती हैं। बाकी डैम्स जो होते हैं ना, वो कभी कभी रिवर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसे फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं हम, जो हार्ड हो जाता है वाटर एनिमल्स के लिए कि एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे मूव कर पाए, स्पेशली मछलियों के लिए जिनको ट्रैवल करना होता है या अंडे देने होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। मतलब अंडे देने के लिए उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। बाकी जो बड़े बड़े रिजर्वर होते हैं, जो फ्लड प्लेन से बनाए जाते हैं, वो प्लांट्स और सॉइल को भी कवर करते हैं पानी के अंदर। ओवर टाइम दीज प्लांट्स एंड सॉइल रॉट, मतलब डिकम्पोज। तो बोलता है एक और चीज, ये जो रिजर्वर होते हैं जिन्हों में हम, जो पानी स्टोर हो रहा है जैसे डैम्स के थ्रू, तो उसमें क्या क्या होता है ना, कभी कभी वो फ्लड के प्लेन्स पे बन जाते हैं, जिससे वो प्लांट्स को भी कवर करते हैं, सॉइल को भी अपने अंदर कवर करते हैं, और टाइम के दौरान वो जो प्लांट है धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, एक टाइम बाद स्टोर होते होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ नुकसान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसमें ज्यादातर लोकेशन वाइज बहुत क्वेश्चन है, लोकेशन वाइज। जैसे कि एक नागार्जुन सागर से क्वेश्चन है, कौन सी नदी पे, कौन से स्टेट में बह रहा है, ठीक है ना। या फिर भाखरा नंगल डैम कौन सी नदी पे है, ठीक है ना। और हीराकुंड डैम जो है महानदी उड़ीसा में है ना, टेरी डैम। तो इनसे क्वेश्चन है, कोसी प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है ना, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो थोड़े से इसको याद कर लेना। बाकी तो अभी चैप्टर पे वापस आते हैं हम। तो अब अपना जो है सरदार सरोवर डैम, ध्यान रखना नर्मदा नदी पे बनाया गया है और गुजरात के अंदर है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, और इससे 4 राज्यों को फायदा होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इसके उसके आसपास के जितने भी, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, बगल में मध्य प्रदेश है और नीचे महाराष्ट्र है, सबको सब फायदा हो रहा है। ये प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो सप्लाई करता है वाटर उन एरिया को जहाँ थोड़ा सूखा पड़ गया या रेगिस्तानी इलाके हैं, ठीक है ना। और ये सिंचाई करने के लिए 18.45 लाख हेक्टेयर्स की जमीन को सिंचाई करने के लिए गुजरात में पानी देता है, और लगभग 3,112 गाँव को और 15 डिस्ट्रिक्ट को ये इससे भला हो रहा है, समझ लो उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। बाकी इरीगेट 2,46,000 हेक्टेयर्स जो है ना, वो इरीगेट हो रहे हैं डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बारमार हो गया या जलोर हो गया राजस्थान के अंदर।
बाकी ये इरीगेट करता है 37,500 हेक्टेयर ट्राइबल हिली एरिया ऑफ महाराष्ट्र में, जहाँ पर लिफ्ट करते हैं इरीगेशन सिस्टम। तो कुछ नहीं है बेटा, ये इरीगेट कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो राजस्थान के बारमार और जलोर जगह पर, जहाँ पर 2,46,000 हेक्टेयर की जमीन में इरीगेशन हो रहा है, और बाकी यहाँ पर 37,500 महाराष्ट्र के हिली एरिया पहाड़ी इलाकों में इरिगेशन करने में मदद कर रहा है ये हमारा सरदार सरोवर डैम, ठीक है ना। बाकी बेटा लगभग 75% जो है ना प्रोजेक्ट का एरिया का, वो गुजरात के ही ड्रॉट प्रोन को दूर करने के लिए, मतलब जो जो लगभग गुजरात में जो सूखे इलाके थे वहां पे लगभग 75% प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था कि ये गुजरात के इलाकों को दूर करेगा, और राजस्थान के अंदर पूरा प्रोजेक्ट जो एरिया जहाँ जहाँ सूखा पड़ा होगा वहां पे, ठीक है ना। बाकी एश्योर करता है वाटर सप्लाई, जिससे जो रीजन है जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पानी की सिंचाई अच्छे से हो, ताकि खेती बाड़ी हो सके और जरूरतों को पानी पूरा हो सके, ठीक है ना। बाकी बेटा एक और है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट एक चल रहा है, ठीक है ना। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट वाटर शेयरिंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। ये जो प्रॉब्लम है ये महाराष्ट्र, बिकॉज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने प्लान करा कि वो ज़्यादा पानी लेंगे कोयना रिवर से, जो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए है। तो 3 राज्यों के बीच में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। किस नदी पे? कृष्णा गोदावरी एक डिस्प्यूट है। बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि ज़्यादा पानी हमें मिलेगा। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है ना वो इसको अपोज कर रहे हैं, जिससे वो चाहते हैं कि अगर आप पानी ज़्यादा ले लोगे तो हमारा जो पानी का फ्लो है वो हमारे को कम मिलेगा। बाकी कहता है कम वाटर फ्लो करता है डाउनस्ट्रीम वुड कॉज द प्रॉब्लम फॉर फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। बाकी यही है कि जो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम समझते हो, एक होता है अपस्ट्रीम, जैसे ये मैथ्स में क्वेश्चन आ जाता है वैसे, जैसे मान लो ये नदी है और नदी इस तरफ बह रही है और आप भी इस तरफ जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। लेकिन अगर आप इस तरफ बह रहे हो और नदी अपोजिट आ रही है तो दैट इज अपस्ट्रीम, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो बेटा जो कम पानी का ना डाउनस्ट्रीम होता है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम करता है फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है महाराष्ट्र ज़्यादा पानी लेना चाहता है और बाकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कह रहे हैं कि ये हमें कम पानी मिल रहा है, अगर आप ज़्यादा पानी लोगे तो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है ना। फ्लड जो है ना उससे ह्यूज डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारी ज़िंदगी और प्रॉपर्टी पे, और ये जो है ना इसमें हम दे हैव ऑल्सो डैमेज एट द लैंड कॉजिंग बाय सोइल इरोजन। सोइल इरोजन हो जाता है, जब भी कभी बाढ़ आती है तो हमारी जो ज़मीन है उस पर सोइल इरोड हो जाती है, जिससे हमारी जो भी फर्टाइल का टॉप सॉइल होता है, जो भी हमारी मिट्टी का फर्टाइल टॉप सॉइल होता है वो रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन। जैसे मड या सिल्ट वो डिपॉजिट हो जाता है रिजर्वर में, जहाँ पर भी पानी आगे जाके स्टोर हो जाता है। जैसे फ्लड प्लेन्स है, जहाँ पे फ्लड का इलाका है, उनको नॉर्मल सप्लाई नहीं मिल पाती सिल्ट की, और सिल्ट एक्ट करता है एक तरीके से नेचुरल फर्टिलाइजर। सो बिना उसके लैंड जो होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है और लैंड डिग्रेडेशन फेज, बांध बना रखे हैं रिजर्वोयर एक तरीके से, उसमें सिल्ट पाया जाता है, मड और सिल्ट। अब आपको कह रहा है कि जो फ्लड का प्लेन्स है, जहां मान लो बाढ़ आ रही है, जो भी है, नॉर्मल सप्लाई उनको सिल्ट की नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ रिजर्वर, जो भी रिजर्वोयर है जो सारा ना वहां पे डिपॉजिट हो जाता है रिजर्वोयर में। और सिल्ट एक तरीके का नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, तो सिल्ट उस नदी के फ्लड प्लेन में नहीं आएगा, और बिना उसके जमीन जो है ना वो कम फर्टाइल हो जाएगी और लैंड डिग्रेड हो जाएगी। यानी कि बस इतना ध्यान रखना कि सिल्ट जो है ना वो एक तरीके का नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर जो जमीन को फर्टिलिटी देने में मदद करता है, बस रिजर्वर की वजह से वो नहीं मिल पाता, जिस वजह से जमीन जो है ना वो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है ना। बाकी ये भी ऑब्जर्व करा गया है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े डैम, वो अर्थक्वेक भी ला सकते हैं, ठीक है ना, और वो पानी की बीमारियां भी ला सकते हैं, जिसमें पेस्ट के नंबर और पोल्यूशन भी बढ़ सकता है अगर आप ओवर यूज करोगे पानी का, तो ठीक है ना, जो भी स्टोर वाटर है जो भी है, ठीक है ना। इरिगेशन ने क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज करा है, मतलब इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन मेनी एरियाज। जो हमारी सिंचाई करने का तरीका है उससे खेती करने के बहुत सारे तरीके चेंज हुए। फार्मर्स जो है ना वो आज के टाइम पे मोर वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप, जैसे कि गन्ना, चावल, कॉटन, इन सब की खेती कर रहा है, जिससे पानी पे ज्यादा प्रेशर आता है और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सैलिनिसेशन, ठीक है ना, जिससे सॉल्ट बिल्डअप हो जाता है सॉइल के अंदर और वो लेस फर्टाइल करता है, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा आप खेती करोगे, बार बार खेती करोगे, ज़्यादा पानी की खेती करोगे, तो पानी में जो है ना सॉल्ट एडअप हो जाता है, सॉल्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है, जिस वजह से वो फर्टाइल को थोड़ा कम फर्टिलिटी कर देता है, लेस फर्टाइल कर देता है। यानी कि एक और चीज़ ध्यान रखना,
आजकल किसान अपने क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहे हैं, वो ज़्यादातर ऐसी खेतियों पर निर्भर हो रहे हैं जहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जिस वजह से इन खेतियों में जहाँ पानी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, जहाँ पानी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है खेती पे, तो हमारे को इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, जिसे हम कहते हैं सैलिनाइजेशन। ठीक है ना, ये क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पर सॉल्ट जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है मिट्टी के अंदर। जब आप ज़्यादा चावल, कॉटन या शुगर केन की खेती करते हो जहाँ पानी ज़्यादा है, तो सॉल्ट बिल्डअप होने लग जाता है, मिट्टी में सॉल्ट आने लग जाता है, जिस वजह से आपकी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। अगर बाकी इरिगेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर इरिगेशन वाली प्रॉब्लम, इसको जो हमारी सरकार है उसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ला रखी है। इसका मकसद है प्रोटेक्ट करना इरिगेशन हर फार्म्स में, और रूरल एरियाज जो है ना वो ज़्यादा प्रोस्पेरस हो सके। मतलब कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है जहाँ पे वो इरिगेशन जो है ना उसको प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि ध्यान देगी इस चीज़ पे। मेन मकसद क्या है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, इसमें मेन मकसद है कि फिजिकल एक्सेस वाटर का जो है फार्म को मिल सके, ताकि और एरिया भी एक्सपेंड हो। जैसे हर खेत को पानी लिखा हुआ है, वाटर फॉर एवरी फील्ड है ना, मतलब एक पानी देने की गारंटी दी गई है इसमें। बाकी इम्प्रूव करा गया वाटर का यूज़ का एफिशिएंसी, जिसमें फार्म्स को ताकि वेस्टेज कम हो और पानी हर किसी के लिए लंबे समय तक लार्ज एरिया पे अवेलेबल रहे। बाकी सिंचाई को प्रमोट किया गया, और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप है ना, पर एक ड्रॉप पे ज़्यादा क्रॉप उगे, इस पे ध्यान दिया गया। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाओ जहाँ कम पानी डालो और खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो। बाकी एनकरेज करा गया सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ऐसा ऐसा जिससे डेवलपमेंट भी हो जाए और भविष्य में पानी भी बचा रहे, ऐसा वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस करना। ठीक है ना। बाकी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखो आप समझते ही हो चीज़ क्या होती है। जैसे छत पे देखो पानी आ रहा है तो वो पानी को स्टोर किया जा रहा है ना, तो इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, है ना। बाकी अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपन पढ़ लिए, रीजन क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जैसे अपने एक टॉपिक है ना कि क्या कारण है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ज्यादा प्रमोट, क्योंकि देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई आज से थोड़ी ना हो रही है, ये चीज तो बहुत पहले से हो रही है। तो इस पे इम्पोर्टेंस क्यों जताई है कि ये अच्छी चीज है, ऐसा करना चाहिए ना। तो कहता है कि जो भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, यानी कि डैम, बांध, उनके ना नुकसान होते हैं बड़े बड़े डैम्स, और इसीलिए उस नुकसान से इंसान दूर हटने के लिए एक ऐसी चीज ढूंढता है जिसके फायदे ही फायदे हैं। इसीलिए एक अल्टरनेटिव बनाया गया है जो वाटर हार्वेस्टिंग है। ठीक है ना। और ये एक सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है। सोसाइटी में इकोनॉमिकली कुछ महंगा कोई खर्चा भी नहीं करना, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, इससे कोई एनवायरमेंट को नुकसान भी नहीं हो रहा है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा बड़े बड़े डैम से नुकसान हो रहे हैं, तो इसीलिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको प्रमोट किया गया कि ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू वाटर डैम। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ सपोर्ट करा गया कि हर घर में बहुत कॉमन है कि वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पाई जाएगी हर घर में। तो एक सवाल आएगा जहाँ ध्यान रखना है, ऐसा राज्य बताओ जहाँ बहुत कॉमन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपने छतों से लोग पानी बचाते हैं। ठीक है ना, और ज़रूरी भी है वहाँ पे। ठीक है ना, सरकार ने इस पे एक्शंस ले रखे हैं। बाकी पुराने ज़माने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसा था, तो देखो वो थोड़ा सा अपन ने, आपको याद होगा तो पहले पढ़ा हुआ था कि एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रखा था और कुछ पुराने तरीके बना रखे थे, उन दोनों को मिला के वो क्या करते थे, डिटेल नॉलेज रखते थे कि रेनफॉल का पैटर्न पता लगाते थे, कब कब किस किस टाइम कैसे कैसे बारिश हो रही है, और मिट्टी का टाइप पता लगाते थे। ठीक है ना, लोकल इकोलॉजी पता लगाते थे, इकोलॉजी पता लगाते थे कि हमारे यहाँ क्या सिचुएशन रहती है मौसम के अनुसार, और पानी की हमें कितनी ज़रूरत है, उस टाइप से प्रॉपरली एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना के तैयार करा करते थे। बाकी जो वाटर सोर्सेज हार्वेस्टेड होते हैं, जो पानी जो ऊपर से आ रहा है या जो भी हम पानी बचा रहे हैं, वो कैसे कैसे बचाते हैं, तो देखो एक रेन वाटर बचा लिया, बारिश का आया हुआ पानी, या ग्राउंड वाटर को बचा लिया, या नदी के पानी को, या फिर बाढ़ वाले पानी को, फ्लड वाटर को। ठीक है ना। तो टेक्निक्स यूज करी गई हैं अलग अलग इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में जिसे यूज करा गया है, जिसे हम कहते हैं गुल्स या कुल्स। ठीक है ना, और ये क्या है, इरिगेशन के जो चैनल्स है ना उनको डाइवर्जन कर दिया, मतलब जहां जहां से पानी आ रहा है ना उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। ठीक है ना। राजस्थान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ध्यान दी गई है। सवाल आएगा, ध्यान रखना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो छत से रेन वाटर हार्वेस्ट करना ना, छत पे मतलब पानी मोरी वोरी लगा दो, छत पे जो भी पानी आए और उस पर कोई टंकी वहां से अटैच कर दो, मोरी से पूरा पानी छत पे, वो छत से कह रहा हूँ बाहर टंकी पे अपने आप भर जाए, है ना, जिससे ड्रिंकिंग वाटर स्टोर हो रहा है। बाकी जो फ्लड प्लेन्स है बंगाल के, तो वहां पे क्या करा हुआ है, इनंडेशन चैनल्स हैं ये। अब आप ध्यान देखो, ये देखो ये पोर्शन दिख रहा है सबसे पहले, ये
यहाँ से मान लो पानी आ रहा है, इसको स्पेस दे रखा है, और इसके बाद जब पानी आ जाएगा यहाँ, तो ये पोर्शन में स्टोर हो रखा है ना, ये वाले पोर्शन में देख रहे हो, यहाँ से पानी आ रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। बाकी ये इरिगेशन होता है, कभी बाढ़ वाड़ आ जाए ना तो अपने आप पानी वहाँ बह जाएगा, स्टोर हो जाएगा जब कभी पानी की कमी पड़ेगी। बाकी दूसरा ये अगला जो है राजस्थान में जैसलमेर के टाइम जगह पे खाडिन एंड जोहाद, इनको यूज़ करा गया। एक बार इनको देख लेते हैं, खादिन और जोहाद क्या है। ये जोहाद मतलब टैंक सा बना रखा है, एक बड़ी सी टंकी सी बना रखी है। खादिन जैसलमेर में, जोहाद में ना, ये राजस्थान के इलाकों में, जहाँ पर हम कन्वर्टेड फील्ड्स को स्टोरेज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मॉइस्चर आ सके मिट्टी में। जैसे मान लो बारिश वारिश आ रही तो स्टोर करके कल को इसी पानी को या तो खेतों में छोड़ देंगे, या फिर मान लो खेतों में ही ऐसा बना देंगे तरीका कि बारिश आए तो खेतों में डायरेक्ट पानी चला जाए, ठीक है ना। बाकी इन सब चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या होता है, बड़े बड़े डैम्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है ना, और एक लोकल नॉलेज और रिसोर्स आपको यूज़ करते हो आप इसके अंदर, और इसके अंदर आप जो नेचर है ना उसके साथ हारमोनी में काम करते हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे नेचर को, समझ रहे हो, नेचर के साथ मिलकर एक तरीके से काम कर रहे हो। बाकी ये सूटेबल है अलग अलग क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन पे, जहाँ जैसा एनवायरनमेंट या ज्योग्राफिकल कंडीशन हो वहाँ उसको ऐसे इस्तेमाल करो। जैसे राजस्थान में कम पानी आता है तो उस तरीके से, ठीक है ना। बाकी ये आप वैसे देख सकते हो जो अभी अपन पर देख रहे थे ना, जो हादी उस टाइप से इस तरीके से देख सकते हो। बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड या एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या सीन है पहले वो देखते हैं। ज़्यादातर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पर कॉमन है, तो देखो कॉमन है बीकानेर में और पहालोदी ऐसे करके नाम होगा, बारमार राजस्थान में। बाकी जनरली ये हर घर में पुराने तरीके से प्रैक्टिस किया गया। बेटा इससे सवाल आया था, ध्यान रखना। एक अंडरग्राउंड टैंक बना रखा है जिसे वो टंका कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, और वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्टोर किया जाता है। बाकी ये बहुत बड़े हो सकते हैं, एक एग्जांपल है कि एक की गहराई 6 मीटर हो सकती है, 6 मीटर बहुत अच्छी खासी गहराई है, ठीक है ना, और लंबाई उसकी 4 मीटर और चौड़ाई उसकी 2 मीटर के आसपास है। लेकिन ये मेनली घर के अंदर करे जाते हैं क्योंकि पीने वाले हैं ना, ये तो चलो हम बाहर देख रहे हैं जनरली, ठीक है। बाकी एक होता है, ये सारे बेटा राजस्थान की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है वहाँ पे, जहाँ पे जैसे मान लो एक छत है, छत में एक तरफ ढाल होगा और उस ढाल पे आप देखते हो कुप्पी सी लगा देंगे और नीचे टैंक बना देंगे, जहाँ नॉर्मल यूज के लिए पानी ले लेंगे तो पानी बह जाएगा इसके अंदर, है ना, पाइप्स के थ्रू। बाकी वो अंडरग्राउंड टैंक बना रखा होगा, नहीं तो फिर बाहर ही कहीं से कुआं टाइप या कुछ बना रखा होगा। बाकी वाटर की क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए तो बोलता है जो पहला स्पेल होता है रेन का वो इकट्ठा नहीं किया जाता। पर्पज उसका यही है कि उससे हमारी छतें और पाइप साइज साफ हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको जो है जनरली नहीं यूज़ करते, उसको हम वेस्ट कर देते हैं या फिर उसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। बाकी ये इंपॉर्टेंस क्या है जो टंक का यूज़ करा गया राजस्थान में, तो एक तो क्या है इसमें लंबे समय के लिए स्टोरेज हो सकती है, इवन जब तक स्टोर कर सकते हो जब तक नेक्स्ट रेनफॉल नहीं आ रहा, और ये रिलायबल सोर्स है पानी पीने के लिए, है ना, गर्मी में अच्छा खासा। बाकी रेन वाटर जो है ना उसकी प्योरिटी रहती है, लोकली जो रेन वाटर है उसे पालर पानी कहते हैं, ये कंसीडर करा जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर पीने योग्य पानी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। बाकी इससे कूलिंग इफेक्ट भी रहता है क्योंकि अंडरग्राउंड जो रूम होते हैं वो टंका के पास होते हैं, तो टंका के पास आप समझ रहे हो को कूलिंग इफेक्ट देता होगा घरों के अंदर, तो घर भी ठंडे रहते हैं। तो जो कमरे हैं ना वो टंका के आसपास होते हैं तो ठंडे ठंडे रहते हैं। बाकी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज के टाइम पे धीरे धीरे वेस्टर्न राजस्थान में गिरती जा रही है, ठीक है ना, धीरे धीरे इसकी कम होती जा रही है। रीज़न क्या है कि वाटर जो है ना वो अब इंदिरा गांधी कैनाल एक बना रखे हैं, वहाँ से लोग पानी ले लेते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब टेक्नोलॉजी आ, समझ रहे हो, वो आ रही है ना, तो फिर इंसान कह रहे हैं कि जब चीज़ें मिल रही हैं आसानी से क्यों मेहनत करें। सम कुछ अब सोचो ना घर में बना रखा है तो बंदे सोचे इसमें अपना बच्चों का खेलने कूदने का या कुछ एक कमरा बना देंगे ऐसा। तो कुछ हाउस है जहाँ पे अभी भी है लेकिन वहाँ पे जो टैप वाटर है ना वो अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा, समझ रहे हो, इस तरीके से। बाकी अब देखो कुछ लोग को ना यही पानी पीने की भी आदत लग जाती है, फिर उन्हें बाहर दूसरे पानी बेकार लगते हैं। बाकी कुछ और पार्ट्स में भी एडॉप्शन है, तो रूफ टॉप वाला जो सिस्टम है ना वो सक्सेसफुली बहुत सारे गांव और शहरों इलाकों में भी है, जैसे एक गेंडाथुर विलेज, ठीक है, मैसूरू और कर्नाटका, यहाँ पे भी यूज होते हैं। बाकी विलेजर्स जो है ना उन्होंने इंस्टॉल करा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपने छतों पर, लगभग 200 से ज़्यादा हाउस होल्ड इसको इस सिस्टम को यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है ना। और बाकी विलेज जो है ना वो रिच माना जाता है रेन वाटर में, पानी के मामलों में। बाकी वाटर कलेक्शन डिटेल्स अगर हम बात करें तो ये गेंडाथुर जो है रिसीव करता है 1000 mm की रेनफॉल एनुअली। लगभग 80% कलेक्शन जो एफिशिएंसी है ना उसकी
वो 10 टैंक को रिफिल कर देती है, और एक टैंक का 50,000 लीटर का है, तो 10 टैंक में तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 लाख लीटर पानी बचा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ना। और लगभग 200 घर हैं, तो सोच लो कि टोटल रेन वाटर हार्वेस्टेड हर साल 1 करोड़ लीटर वो स्टोर करते हैं एक तरीके से, मतलब हार्वेस्टेड करते हैं एक तरीके से, बचा रहे हैं, है ना। बाकी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। तमिलनाडु सबसे पहला स्टेट था जो रूफ टॉप का रेन वाटर को हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया, और इसने कंपलसरी करा हर घर में पूरे स्टेट के अंदर, और लीगल प्रोविजन है, अगर नहीं करोगे तो पनिश होगा, ठीक है ना। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। बाकी आगे चलते हैं, एक बैम्बू ड्रिप ग्रिप सिस्टम भी बना रखा है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है ना। बाकी इससे भी क्वेश्चन आएगा बेटा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा सवाल है, इससे सवाल आएगा। बाकी बेटा ये आप देखो, ये बाकी देखो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है मेघालय में, 200 साल पुराना टैपिंग स्ट्रीम है, और स्प्रिंग वाटर जो है ना इसके अंदर बैम्बू पाइप से आ रहा है, ठीक है ना। लगभग 18 से 20 लीटर पानी एंटर करता है बैम्बू पाइप सिस्टम में, और ट्रांसपोर्ट हो जाता है लगभग 100 मीटर के आसपास। बाकी 20 से 80 ड्रॉप्स जो है ना पर मिनट वो रेट कम हो जाती है एट द साइट ऑफ प्लांट के अंदर। बाकी पिक्चर वन आपको देखो दिखा रखा है किस तरीके से यहाँ पाइप जा रहा है ना, ये देखो इस तरीके से पाइप आया, इसमें आया या फिर यहाँ आया, ये है ना। बाकी ये बैम्बू पाइप्स आपको दिखा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग्स को हिल टॉप्स में टू द लोअर रीचेस टू द ग्रेविटी के थ्रू क्या हो रहा है, देखो ये, है ना, इस तरीके, या तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा। बाकी इसमें हमें क्लियर दिख रहा है पानी कैसे स्टोर किया, अलग अलग डाइवर्जेंस है अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। बाकी पिक्चर 3-4 आपको क्या क्या दिखा रही है, ठीक है। पानी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करा गया अलग अलग ब्रांचेज में, अगर जो पाइप है वो एक रोड को पास कर रहा है तो रोड पे फिर वो ऊपर लगा दिया छत पे, जैसे तारें नहीं होती बस वो कर रखा होगा। पिक्चर 5 और 6 में आपको दिखा रखा है चैनल सेक्शंस जो यूनिट यूज करे गए हैं, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे पाइप पानी जा रहा है। अब इसमें बाकी अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको क्या था। मेघालय में एक 200 साल पुराना ट्रेडिशनल मेथड है वाटर करने का प्लांट्स को। इस सिस्टम के अंदर जो स्ट्रीम होती है, बहाव होता है नदी का मान लो या स्प्रिंग वाटर का, है ना, जो भी स्प्रिंग का वाटर है उसको टैप करा जाता है और कैरी करा जाता है बैम्बू के पाइप्स में। लगभग 18 से 20 लीटर जो होता है ना वो एंटर कर सकता है इस पाइप्स के अंदर, और लगभग 100 मीटर तक चला जाता है, और फाइनली रीच करता है प्लांट को स्लो रेट पे, लगभग 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट इसमें जाते हैं, मतलब स्लो स्लो जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा तेज फ्लो नहीं है, ठीक है बेटा। बाकी लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप याद कर लेना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ अगर इसमें से हो तो। जैसे एक तो भाखड़ा नंगल डैम, सतलुज, और हमने एक और नदी पढ़ी थी 20, अगर आपको याद हो, है ना, व्यास नदी, उनके पास है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में। बाकी ये रंजीत सागर है, इसको देख लेना, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, ठीक है ना। हीराकुंड ध्यान रखना बेटा, महानदी पे है उड़ीसा में। और तुंगभद्रा बेटा याद रखना, तुंगभद्रा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, डैम है ये। नागार्जुन सागर भी याद कर लेना, कृष्णा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के पास। सरदार सरोवर इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ ही लिया था अपन ने ना गुजरात में, किस किस को भला होता है। बाकी दामोदर वैली प्रोजेक्ट बेटा ये भी याद कर लेना, झारखंड वेस्ट बंगाल में। कोसी प्रोजेक्ट भी याद कर लेना, ठीक है। रिहान डैम देखो ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन, रिहान है ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की। बाकी एक टहरी डैम ध्यान रखना, भागीरथी नदी से आता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। भागीरथी बेटा आपने कभी गंगा नदी देखी हो तो जो थोड़ी सी ग्रीन कलर की नदी दिखाई देती है ना, गंगा नदी 2 नदी से जुड़ के कभी संगम वंगम की वीडियो देखी हो आपने। मेजरली जो थोड़ी ग्रीन कलर की नदी होती है वो भागीरथी होती है, और भागीरथी जो है ना वो गंगोत्री से आती है, गंगोत्री गोमुख से, ठीक है ना। लेकिन जब ये और एक बद्रीनाथ से एक नदी आती है अलकनंदा और भागीरथी, जब ये मिलती है तब ये गंगा नदी का संगम होता है, ठीक है। बाकी इंदिरा गांधी कैनाल, अभी अभी आपको याद होगा ऊपर हमने पढ़ा था कि कैनाल बना दी है ना राजस्थान में, सतलुज और व्यास नदी से ही बनाया है, बाकी है ना वो वाटर यूज करता है। पेरियार प्रोजेक्ट भी पढ़ लेना बेटा, केरला से है, ध्यान रखना। भवानी सागर डैम ये देखा नहीं है पर आ जाए तो देख लेना। इंपॉर्टेंट लेक्स बेटा, लेक्स भी याद रखने आपको, वैसे इंपॉर्टेंट लेक्स में चिलिका लेक याद रख लेना, ठीक है ना, और सांबर लेक भी पढ़ लेना। दाल लेक तो देखो सबको ही पता होगा, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे होता नहीं वो लेक में आके फल फ्रूट देने लग जाते हैं ना, वो वाला। सांबर लेक बेटा कहाँ है, राजस्थान में, ध्यान रखना, इनलैंड ड्रेनेज सॉल्ट प्रोडक्शन होता है। और वुलर लेक है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर। दाल लेक, लोकटक लेक बेटा, मैंने सारे ना लेक रख दिए हैं, कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, ठीक है। टंका की बात हो जाए, मेथड जो पुराने तरीके के हार्वेस्टिंग सिस्टम होते थे राजस्थान, ध्यान रखना। कुल्स माउंटेन चैनल्स जो बना रखे हैं वो हिमाचल प्रदेश में। बैम्बो ड्रिप सिस्टम आपको पता ही है, इरिगेशन मेघालय में। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग बेटा
तमिलनाडु है, कंपलसरी है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे तो पक्का ही क्वेश्चन आ सकता है। बाकी गुल्स कुल्स अभी अभी अपन ने देखा हिमालय से। खादिन, ये भी आपको याद होगा, खादिन अपन ने जैसलमेर में पढ़ा था, ये हार्वेस्टिंग सिस्टम है पानी बचाने। खादिन था और एक जोहादर ऐसे कुछ था, जोहादार ऐसे कुछ था, ठीक है ना, 2-3 नाम, ठीक है बेटा।